जैसे कि एमफिल की टेस्ट है मेरी, तो उसमें मैंने कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो निकाल के यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे एमसीक्यूज़ थे जिनकी वजह से हमें बहुत बहुत लंबी लंबी थ्योरीज़ पढ़नी पड़ती हैं, या फिर थ्योरीज़ के अलावा हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उनकी जो साइंटिस्ट है उनके बारे में पढ़ता है, फ़िलोसफीज़ पढ़नी पड़ती हैं, उसके अलावा उनकी थ्योरीज़ पढ़नी पड़ती है, उनके ज़्यादातर नोट्स में अवेलेबल है और बुक्स अवेलेबल है जो कि हमसे नहीं पढ़े जाते। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि यहाँ पे मुझे दिखे, तो मैंने यहाँ पे उनको कैप्चर करने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं, मैं भी पढ़ूँगी और समझने की कोशिश करूँगी। तो उसके साथ साथ मैंने वीडियो भी बना दी है ताकि मुझे भी रहनुमाई मिले और किसी और को भी रहनुमाई मिले। और दुआ में मत भूलिएगा, मुझे भी याद कीजिएगा। पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। The phenomena in which the teacher becomes the facilitator and learners are encouraged to interact, exchange views and experiences to develop new knowledge is called। ये कह रहा है कि ऐसे फिनोमेना जिसमें टीचर जो है वो फैसिलिटेटर हो और लर्नर को इनकरेज करे और उनसे बातचीत करे और उनके जो ख़यालात हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, तजुर्बात हैं, उनको एक्सचेंज करने की कोशिश करे और डेवलप करे न्यू नॉलेज को, तो वो क्या कहलाएंगी? पॉजिटिविज़म या कंस्ट्रक्टिविज़म या एक्टिविज़म या सोशलिज़म। तो इसमें कंस्ट्रक्टिविज़म क्यों? क्योंकि एक चीज़ को हम बना रहे हैं, एक चीज़ बनी हुई है पहले से, उनके तजुर्बात बने हुए हैं, उनके व्यूज़ बने हुए हैं, उनकी नॉलेज बनी हुई है, लेकिन उनकी नॉलेज बनने के बाद भी हम उनको एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा इजी हो। तो एक चीज़ बनी बनाई को हम दूसरी तरीके की बनाना चाहें तो उसको क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिविज़म। अब हम दूसरे एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं। द अप्रोच through which teachers provide support to students so they can accomplish a task is called modeling या scaffolding, collaborating या micro teaching। अब ये कह रहा है कि ऐसी अप्रोच जिसमें टीचर प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को सपोर्ट, अपनी सपोर्ट के साथ उन्हें कुछ टास्क दे या उन्हें कुछ ऐसी मतलब जो है चीज़ दे करने को, एक्टिविटी दे, देन दे कैन एकम्प्लिश अ टास्क, वो टास्क करने में उनकी हेल्प करे। तो इस प्रोसेस को या इस मदद को क्या कहेंगे? मॉडलिंग कहेंगे? मॉडलिंग तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। स्कैफोल्डिंग कहते हैं सहारों को या सहारा। अब टीचर जो है वो अगर हेल्प करे, उमूमन तो ऐसा नहीं देखा जाता कि टीचर जो है वो एक टास्क देने के बाद उस बच्चों को जो है फुली अपनी सपोर्ट भी दे और उनके साथ बैठ के उनके साथ उनका काम ना करे, लेकिन उनको एक रास्ता दिखा दे एज अ मेंटर की तरह। तो उसे कहेंगे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या कहते हैं? सहारों को, कि ऐसा टीचर जो कि सहारा दे बच्चों को, क्योंकि सहारा देना बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे वो अपने टास्क को करने में अकेला ना फील करें और अगर कुछ हो भी जाए तो पीछे सपोर्ट एक मौजूद हो। छोटे बच्चे अमूमन ऐसा ही चाहते हैं। और सी है कोलैबोरेटिंग और डी है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। माइक्रो टीचिंग में डिस्कशन वगैरह में खुद टीचर भी पार्टिसिपेट करे तो उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। बाकी कोलैबोरेटिंग कहते हैं कि किसी के साथ काम करने को, लेकिन इसमें सहारे की ज़रूरत होती है ताकि वो बच्चा काम कर सके, तो इसमें आएगा स्कैफोल्डिंग। नंबर 3 है द लर्निंग प्रोसेस that engage student by making real world connection through exploration and high level questioning is called। तो यहाँ पे आएगा एक्टिव लर्निंग या साइंटिफिक लर्निंग या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या कोलैबोरेटिंग लर्निंग। अब एक्टिव लर्निंग तो बिल्कुल नहीं आएगा। साइंटिफिक लर्निंग को हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं दिख रहा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इसमें हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहेंगे क्योंकि यहाँ पे रियल वर्ल्ड कनेक्शन की बात हो रही है, जो कि एक्सप्लोर कर रहे हैं हाई लेवल क्वेश्चनिंग पर। तो यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कि आपने कितनी जो है वो लर्निंग सीखी है उसकी इंक्वायरी करेंगे। और कोलैबोरेटिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद है, ये चलते हैं 4 की तरफ।
education philosophy that says education should be teaching student the things that are practical for life and encourage them to grow and become a better individual. के education philosophy, ये सारी education की philosophies हैं, essentialism, idealism, pragmatism और realism. लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें एजुकेशनल थ्योरी है जिसमें ये सिखाया जाता है कि बीइंग गुड सिटीज़न या बीइंग अच्छा शहरी बनने के लिए हमें प्रैक्टिकल लाइफ को भी ज़्यादातर इस थ्योरी में ज़्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ को भी पढ़ाया जाता है कि हमें अच्छा शहरी कैसे बनना है, हमें अच्छा इंसान कैसे बनना है और प्रैक्टिकल थिंग्स बताई जाती हैं. तो ये है आइडियलिज़म. आइडियलिज़म में टीचर जो है वो, आप इसको ज़्यादातर मैं इनको क्या करती हूँ कि ऐसे MCQs जो हमें नहीं समझ आ रहे होते तो हम यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट को जो है यूज़ करते हैं. साइड में अपना MCQs डालते हैं और साइड में उर्दू आ जाती है. अब यह देखिए, इस MCQs की मीनिंग भी तालीमी फ़लसफ़ा जो कि कहता है कि तालीम तालिब इल्म को वो चीज़ें सिखाती हैं जो ज़िंदगी के लिए अमली हैं और उन्हें बढ़ने और बेहतर अफराद बनने के लिए तरगीब देती है. मतलब ऐसी थ्योरी, इसे कहते हैं आइडियलिज़म, जो कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ भी सिखाए और अच्छा शहरी बनने की कुछ क्वालिटीज़ भी बताए, उसे कहते हैं आइडियलिज़म. तो इसमें बिल्कुल करेक्ट जो है वो आइडियलिज़म आएगा. 5 पे आ जाते हैं. द लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट क्लासीफाइज पर्सन और ऑब्जेक्ट इनटू 2 और मोर कैटेगरीज आर कॉल्ड. तो यहाँ पे आएगा नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल, द लोवेस्ट ऑफ मेजरमेंट दैट क्लासीफाइज पर्सन और ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे लोवेस्ट लेवल बताया गया है कि मेजरमेंट करे पर्सन या ऑब्जेक्ट की 2 और मोर कैटेगरीज में, तो यहाँ पे आएगा नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल से हम 2 से ज़्यादा कैटेगरीज को मेजरमेंट कर सकते हैं एट अ लोवेस्ट मेजरमेंट में. और उसके बाद 6 में आ जाते हैं. 6 हैं गैप बिटवीन गुड रीडर्स एंड स्ट्रगलिंग रीडर्स कीप ग्रोइंग वाइडर एंड वाइडर एज टाइम पासिस. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज. तो ये फिनोमिना जो है बिल्कुल पार्कर इफ़ेक्ट का है, जिन्होंने ये बताया था. अब यहाँ पे मुझे इनकी जो इंग्लिश है वो समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से कॉपी करके और ये जो MCQs है वो हमें यहाँ पे पुट करूँगी. इसे पुट करते ही इसकी मुझे जो है उर्दू मिल गई. अब ये कह रहा है कि अच्छा कारीन और जद्दोजहद करने वाली कारीन के दरमियान खलीज वक्त के साथ साथ वसी तर होती जा रही हैं. मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रोइंग करते रहते हैं. दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड पार्कर इफ़ेक्ट या इमर्जेंट इफ़ेक्ट या मैथ्यू इफ़ेक्ट या जॉन हेनरी इफ़ेक्ट. तो ये पैकर का इफ़ेक्ट है. उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो गुड रीडर्स ज़्यादा बुक पढ़ते हैं और ज़्यादा स्ट्रगलिंग करते हैं. उनका जो ग्रोइंग जो एरिया होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है. तो इस फिनोमिना को किसने कहा था? ये पार्कर इफ़ेक्ट ने कहा था. फिर उसके बाद आ जाते हैं 7 पे हैं अ न्यूमेरिकल इंडेक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन इन रिसर्च. अब ये रिसर्च से रिलेटेड है. तो बीएड में हमने रिसर्च भी की थी. तो इसमें ये कह रहा है कि अ न्यूमेरिकल इंडेक्स जिसमें नंबर्स हो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन, उनके बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन में इन रिसर्च इज़ कॉल्ड. तो ये कहलाएगा पैरामीटर. पैरामीटर में हम अमूमन क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल इंडेक्स होता है जो कि डिस्क्राइब करता है ह्यूमन बिहेवियर को. तो वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन होगी उसका बिहेवियर वहाँ पे शो हो रहा होगा. तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? पैरामीटर. अब यहाँ पे 8 पे आ जाते हैं. 8 में कह रहा है कि अ टेस्ट डेट मेयर्स द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. अब ये एक टेस्ट है जिसमें हम स्टेटस मेयर कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल का. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोफेंसी इन गिवन एरियाज ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड. कि अब इनके एरियाज़ ऑफ नॉलेज हमें जो है मेयर करने हैं. तो उसको हम क्या कहेंगे? एप्टीट्यूड टेस्ट या प्रोफाइंसी टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट या पावर टेस्ट. अब यहाँ पे हम उनमें से आपने कितना जो है गेन किया है.
अपनी नॉलेज को। तो उसमें अचीवमेंट टेस्ट आएगा, अ टेस्ट डेट मेजर्स स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट टू प्रोफिशिएंसी इन गिवन एरियाज़। अब उनको गिवन एरियाज़ पहले से ही दिए गए हैं, उन नॉलेज के स्टेटस को हम चेक करेंगे कि इन्होंने कितना अचीव किया है, तो हम कहेंगे उसे अचीवमेंट टेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं 9 पे। 9 है द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू द कंपोनेंट पार्ट्स सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड एज इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस या कम्प्रीहेंशन रिजल्ट होगा, वो हम क्या करेंगे, अंडरस्टूड इज़, वो अंडरस्टूड कहलाएगा एनालिसिस की। तो यहाँ पे सिंपली एनालिसिस आएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन हम कर नहीं सकते, सिंथेसिस किसी चीज़ के बनाने को कहते हैं, कम्प्रीहेंशन किसी चीज़ की वजाहत को कहते हैं, तो यहाँ पे एनालिसिस आएगा। एनालिसिस करके हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जो है अंडरस्टूड कर सकते हैं। उसके बाद है when teachers use principal reinforce, the most readily available reinforce is। इसमें ये बताया गया है कि टीचर जो है अपने प्रिंसिपल यूज़ करके रेंफोर्समेंट, मतलब अगर कोई बच्चा सही टास्क अपना पूरा नहीं करता तो हम प्रिंसिपल ऑफ रेंफोर्समेंट में कैसे जो है उसे जो है क्या मतलब ऐसा डील करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, या फिर क्रिटिसिज्म करते हैं, या उसकी प्रेज़ करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ रेंफोर्समेंट में हम उसकी प्रेज़ करते हैं, फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चा आराम से समझ जाता है। तो सिंपली व्हेन तो यहाँ पे आएगा प्रेज़, हम प्रेज़ के साथ जो है टीचर। उसके बाद आ जाते हैं 11 पे। 11 पे भी जो रिसर्च का दिया गया है वो रिसर्च से रिलेटेड है, क्योंकि हमने रिसर्च पढ़ी हुई है और बीएड में ज़्यादातर रिसर्च देते भी हैं। तो आइए चलते हैं 11 की तरफ। 11 में बताया गया है कि द रिसर्च हाइपोथेसिस विच स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विल बी चांस ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस था, जिसमें दो वेरिएबल्स के बारे में बताया गया था। उसमें कैपेसिटर के बारे में बताया गया था कि कैपेसिटर जो है एक किसी भी मशीन को जो है पावर देती है, और उसके अलावा दूसरा मेरे जहन में नहीं है तो उसको छोड़िए। लेकिन रिसर्च की हाइपोथेसिस में जो है रिलेशनशिप किसी भी चीज़ की रिलेशनशिप को बताया जाता है, उसमें दो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, तो उस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं आएगा, नल हाइपोथेसिस आएगा, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स थे। एक की एग्जांपल कैपेसिटर की दी थी, दूसरी की एग्जांपल मुझे अभी याद नहीं है। स्टडी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड। यहाँ पे आएगा फॉलो अप स्टडी, कि हम कंडक्ट कर रहे हैं, स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट के ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट से कुछ देर, कुछ पीरियड, कुछ टाइम के बाद हम उससे डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें कहलाएगा कि एक चीज़ पढ़ी हुई हो उसको फिर से रिपीट करना, उसको कहेंगे फॉलो अप स्टडी। और उसके बाद 13 पे है द क्वालिटेटिव मेथड फॉर द डेटा फॉर द कलेक्टिंग डेटा ऑफ्टन यूज इन द सोशल एंड बिहेवियर एबल साइंसेज इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एंथनोग्राफी आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा की कलेक्शन कर रहे हैं। अब डेटा की कलेक्शन के लिए हम आप लोगों को पता है कि ग्राफ वगैरह और जो है ज़्यादातर जो है ग्राफ भी बहुत सारे होते हैं। एक सिंपल ग्राफ होता है, एक वर्टिकल ग्राफ होता है, एक हॉरिजेंटल होता है, एक जो है राउंड सर्कल में होता है, बहुत सारे ग्राफ होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम ये देखेंगे कि डेटा की कलेक्शन हो रही है, जो कि हमें डेटा की कलेक्शन में हमें किसी भी ग्राफ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे एंथनोलॉजी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ बी, एंथनोलॉजी। उसके बाद नंबर 14 है द एक्टिविटी डेट हेल्प द स्टूडेंट टू यूज़ देयर लर्निंग टू न्यू कॉन्टेक्स्ट एंड कनेक्ट इट टू देयर ओन लाइव्स इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम कुछ भी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं या टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, तो उसको स्टूडेंट में हेल्प ऐसे होती है कि उसको समझने के लिए हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं या रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं उनकी एग्जांपल्स दे के समझाते हैं। तो ये जो है क्या कहलाएगी, कम्प्रीहेंशन, इवेल्यूएशन, इंटेलिजेंस या एप्लीकेशन। तो हम ये एप्लीकेशन होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि कम्प्रीहेंशन में वजाहत होती है, इवेल्यूएशन में हम रिज़ल्ट चेक करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, और इंटेलिजेंस में
हम किसी की ज़हानियत को परखते हैं। तो इसमें सिंपली ये आएगा कि एप्लीकेशन रोज़मर्रा की लाइफ में से हम ऐसे एग्जाम्पल लेके और टॉपिक से रिलेटेड करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें एप्लीकेशन आएगा। कह रहा है कि द मेन एम्फेसिस इन द साइकोलॉजी फाउंडेशन क्यूरिकुलम ऑन द स्टूडेंट, यहाँ पे कॉग्निटिव या इंडिविजुअल डिफरेंस आएगा या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आएगा या फिर पर्सनालिटी आएगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस आएगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं और उनके समझने की जो सलाहियत होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ अ क्यूरिकुलम ऑन स्टूडेंट्स इज इंडिविजुअल डिफरेंस। उसके बाद आ जाते हैं कि द एबिलिटी टू यूज़ स्किल दैट स्टूडेंट हैव लर्न इन न्यू एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे कम्प्रीहेंसिव नहीं, जनरलाइजेशन, बिल्कुल यहाँ पे जनरलाइजेशन हो रही है क्योंकि काम के साथ पढ़ाई के साथ साथ आप किसी को स्किल भी दे रहे हैं, तो ये उनके लिए एक नई चीज़ होगी जो कि नया एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। तो इसको हम एप्लीकेशन नहीं कह सकते या एनालाइजिंग नहीं कह सकते, ना ही कम्प्रीहेंशन कह सकते, इसको हम जनरलाइजेशन कह सकते हैं। कि जनरलाइजेशन में हम थोड़ा ऊपर का सोचते हैं, थोड़ा बड़ा बन के सोचते हैं कि हमें पढ़ाई के साथ स्किल्स की भी ज़रूरत है, और हम जब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं न्यू एजुकेशन या न्यू स्किल्स, तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जनरलाइजेशन। उसके बाद आ जाते हैं द टीचिंग मेथड सुइटेबल व्हेन अ स्कूल कैन नॉट अफोर्ड द रिसोर्सेज और टाइम डेट माइट बी रिक्वायर्ड इफ़ ऑल स्टूडेंट्स वर टू कैटर इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे लेक्चर मेथड, एक्टिव मेथड या डिटेक्टिव मेथड या डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो यहाँ पे आएगा डेमोस्ट्रेशन मेथड। कि डेमोस्ट्रेशन मेथड कहते हैं डेमो के हिसाब से या डेमो दे के मेथड देना या डेमो दे के लेक्चर देना, तो उसे कहते हैं किसी भी लेक्चर में किसी भी टॉपिक को समझाने में हम बच्चों को डेमो दें, ड्रामेटिक वे में दिखाएं या कोई चीज़ ऐसी दिखाएं या डेमो दे के पढ़ाएं, तो उसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव या डेमोस्ट्रेशन मेथड। में ये होगा कि व्हेन अ लर्नर अनकाउंटर न्यू आइडिया एंड मस्ट फिट डेट आइडिया इनटू व्हाट दे ऑलरेडी नोज़। कि एक लर्नर को हम न्यू आइडिया अनकाउंट करवा रहे हैं, ठीक है, उसको मस्ट है कि उसको फिट करवाने की कोशिश करें, लेकिन उसको पहले से ही पता है कि आइडिया ऐसे है, तो उसको कहेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 19 पे। 19 में है कि information given to a student about his her performance related to learning outcome is called। अब यहाँ पे इनपुट होगा या रिफ्लेक्शन होगा या फीडबैक होगा या आउटपुट होगा। अमूमन तो फीडबैक होगा और आउटपुट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फीडबैक जो है वो यहाँ पे ज़्यादा जो है बन रहा है, यहाँ पे उस वर्ड की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अदरवाइज़ आउटपुट भी सही है कि हम इनपुट उनको पढ़ा रहे हैं, अब उनके आउटपुट की बारी है, लेकिन यहाँ पे फीडबैक जो है वो ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट है, तो इसलिए यहाँ पे हम एप्रोप्रिएट जो है वर्ड फीडबैक यूज़ करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को, बच्चों को परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है गेन की है। उसके बाद है द थ्योरी डेट एम्फसाइज डेट ह्यूमन पर्सनैलिटी इन्वॉल्व्स थ्रू अ सीरीज ऑफ फेसेस आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है एक थ्योरी है जो कि ह्यूमन पर्सनैलिटी पे है, उसमें क्या क्या होता है, सीरीज़ ऑफ फेसेस होती हैं, उनके आईडीज़ होते हैं, ईगो होते हैं, सुपर ईगो होते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे। नीचे ऑप्शंस दी गई हैं कि क्लासिकल कंडीशन थ्योरी या साइकोलॉजिकल थ्योरी या फिर कहेंगे जो है कॉग्निटिव थ्योरी या फिर कहेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है। अब ये ईगो, सुपर ईगो, आईडी वगैरह जो हैं ये पॉजिटिव जो है एनर्जीज़ नहीं है, इनको हम हमेशा नेगेटिव फीडबैक कहेंगे और नेगेटिव जो है क्या कहेंगे, कैरेक्टर कहेंगे। और ये जो है साइकोलॉजिकल जो हैं सोची जाती हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये आईडी और ईगो ये सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल हम सोचते हैं, ये सारा हमारे जहन का फितूर होता है और कुछ भी नहीं होता। एक पॉजिटिव पर्सन और ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है कभी भी नेगेटिव फील करवाएगी तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, पॉजिटिव फील करवाएंगी तो ये ह्यूमन का बिहेवियर होगा।
तो इसलिए इसको हम साइकोलॉजिकल थ्योरी भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 21 पे, द टीचिंग मेथड अप्लाइज इन सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यूरिकुलम आर मोस्टली, कि हम टीचिंग मेथड अप्लाइड करते हैं इन सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यूरिकुलम आर मोस्टली, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी मेथड आएगा कि हम एक्सप्लेनेटरी मेथड अप्लाई करके उस सब्जेक्ट में से क्यूरिकुलम को समझा सकते हैं। अब ए पे है एक्सप्लेनेटरी मेथड, बी पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तो नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे मैथमेटिक्स होगी या जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा। ये बता रहा है कि क्यूरिकुलम को हम समझने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे साइंस वाइंस भी नहीं बताया, ना ही मैथ वगैरह बताया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं आएगा, एक्सप्लोरेटरी मेथड भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बचता है एक्सप्लेनेटरी, कि हम एक्सप्लेन करके किसी भी सब्जेक्ट के सेंटर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं द लर्निंग प्रोसेस डेट लुक एट द ऑब्जर्वेबल एक्शन ऑफ ए स्टूडेंट एंड एक्सेस whether they are learning as effectively as possible is called activism, essentialism, behaviorism या pragmatism। अब इसको पहले तो समझने की कोशिश करते हैं। द लर्निंग प्रोसेस डेट लुक लाइक अ ऑब्जर्वेबल एक्शन। अब एक लर्निंग प्रोसेस है, हम उसे देख रहे हैं कि वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट। दे हैव लर्निंग इफेक्टिवली एज पॉसिबल इज़ कॉल्ड, कि वो उस चीज़ को समझने के लिए इफ़ेक्टिवली लर्न कर रहा है। अब एक चीज़ होती है हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, वो चीज़ इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी, लेकिन दूसरी चीज़ को मैं समझ के पढ़ रही हूँ। अब ये एमसीक्यूज़ में खुद भी पढ़ सकती थी, ऐसे ही जैसे रट्टा लगाते हैं, लेकिन ये मैं इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ जो है शेयर भी कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये इफ़ेक्टिवली मेरे जो है पढ़ाई में एक इजाफा हो रहा है और इफ़ेक्टिवली मेरी लर्निंग हो रही है। इफ़ेक्टिवली मतलब कि मुझे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब ये चीज़ें मैं इतनी याद कर सकूँ ना याद कर सकूँ, लेकिन ये कहीं भी मुझे मिलेगी तो मैं इसे जो है समझने की कोशिश करूँगी और इसका इफ़ेक्ट कुछ तो वहाँ पे होगा जिससे मैं ये चीज़ सॉल्व कर लूँगी आराम से। एक होती है पढ़ लेना, दूसरा होता है समझ के पढ़ना। तो ये मैं समझ के पढ़ रही हूँ तो उसे कहते हैं, समझ के पढ़ने को कहते हैं इफ़ेक्टिवली लर्निंग। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है कि एक प्रोसेस हम उसे समझा रहे हैं, वो ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लर्न कर रहा है इफ़ेक्टिवली एज पॉसिबल, इतना उसको इतना समझने इफ़ेक्टिवली समझने की कोशिश कर रहा है जैसे कि ज़्यादातर हो सके। तो ये एक्टिविज़म होगी या एसेंशियलिज़म होगी या बिहेवियरिज़म होगी या प्रैग्मेटिज़म होगी। तो ये बिहेवियरिज़म होगी। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर ये कह रहा है कि एक चीज़ तुम पढ़ तो वैसे भी रहे हो, उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पढ़ोगे तो तुम्हारी बेनिफिट है। तो इसीलिए ये कहलाएगा बिहेवियरिज़म, कि चीज़ को इफ़ेक्टिवली पढ़ने की कोशिश एज़ पॉसिबल एज़ ही कैन डू। 3 अब 23 पे क्या है कि द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग टेस्ट reliability by taking different test of same difficult level is called as। अब यहाँ पे है टेस्ट रीटेस्ट मेथड ऑफ रिलायबिलिटी, बी है क्यूडर रिचार्डसन मेथड ऑफ रिलायबिलिटी, सी है इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड ऑफ रिलायबिलिटी, डी है स्प्लिट हाफ मेथड ऑफ रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे अब जो है अब आएगा इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड ऑफ रिलायबिलिटी के मेथड स्टिमुलेटिंग टेस्ट। 4 पे आ जाते हैं कि द instructions which deliver large amount of information in a timely manner is called, के हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ की, वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टाइम के हिसाब से डिलीवर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या सिंपल इंस्ट्रक्शन या इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, हम किसी भी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टाइमली हम उसे डिलीवर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपली डायरेक्ट हम उसे अपने टाइम के हिसाब से, जितना उनको कहा है टाइम, तो उसके हिसाब से हम उन्हें भेज रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहलाएगा।
उसके बाद आ जाते हैं द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम एक्टिविटी डेट मेक ए स्टूडेंट डिपेंड ऑन ईच अदर टू सक्सेस इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग या जिक्शॉ या स्कैफोल्डिंग या कोलैबोरेटिंग। कि एक मेथड है ऑर्गेनाइजेशन, एक मेथड अप्लाई किया है ऑर्गेनाइजेशन में कि क्लासरूम एक्टिविटी दी गई है और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उसको ग्रुपिंग कहेंगे या जिक्शा कहेंगे या स्कैफोल्डिंग कहेंगे या कोलैबोरेटिंग कहेंगे। तो उन्हें मिल के डिपेंड है एक दूसरे पे, वो उन्हें मिल के सक्सेस को हासिल करना है, तो ये कहलाएगा जिक्शा। हैं 26 पे। 26 इज़ अबाउट टीचर ट्रेनिंग टेक्निक थ्रू विच अ टीचर रिव्यू रिकॉर्डिंग ऑफ हिज टीचिंग सेक्शन इन ऑर्डर टू गेट constructive feedback from students about further improvement in his teaching is called, अब ये माइक्रो टीचिंग कहलाएगा। कि वो अपनी एक टीचर जो है वो ट्रेनिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है और टीचिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है और उनकी रिकॉर्डिंग सेशन जो है रिकॉर्ड भी हो रही हैं, और फिर वो क्या कर रहा है कि कंस्ट्रक्ट कर रहा है फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, कि स्टूडेंट से फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जो है मैं उसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट भी लाऊंगा। तो उसमें वो टीचर जो है फीडबैक ले रहा है अपनी टीचिंग ट्रेनिंग पे, तो इसे कहेंगे माइक्रो टीचिंग। अब 27 पे आ जाते हैं। 27 है टू यूज़ द स्टूडेंट्स आइडिया टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ कॉल्ड, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आइडिया दे के और नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेने की कोशिश करते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो वो क्या कहलाएगा, अप्लाइंग या मॉडिफाइंग या क्लास कंपेयरिंग या एवेल्यूटिंग। अब इसमें सिंपली आप देख सकते हैं कि हम किसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ले रहे हैं आइडिया जो है हमने किया है कि टेक नेक्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो नेक्स्ट स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़्यादा यूजेज जो है स्टूडेंट का किया है, तो ये मॉडिफाइंग आएगा। 28 पे 28 इज़ अबाउट a technique that assesses and analyzes the interpersonal relationship within a group of individual is called, A है a correlating technique, B is somatic technique, C is diagnostic technique and D is psychometric technique। तो यहाँ पे सोशोमेट्रिक टेक्निक यूज़ होगा, क्योंकि एक टेक्निक को हम एक्सेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और इंटरपर्सनल कर रहे हैं रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो इसमें सोशोमेट्रिक टेक्निक ही आएगा। आई होप आपको आसान लगा होगा, क्योंकि हम जब समझ के पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तैयारी होती है, बनिस्बत हम ऐसे ही रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता। ये इनकी कीज़ है। फर्दर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ऐसी मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए या फर्दर MCQs के लिए मेरी इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट MCQs लेके हाजिर रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। किसी और वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।